नमस्कार, मैं हूं हरदीप कौर दुआ और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हम हैं PSSM में। हम हैं PSSM, हम सबका एक फेवरेट शो है जिसमें हम आपके रूबरू कराते हैं ऐसे ध्यानियों की यात्रा जिनसे इंस्पायर होके, जिनकी यात्रा को जान के आप भी जुड़ सकते हैं ध्यान से। तो आज हमारे बीच में है पूनम मेहता जी, जो एक मेंटल काउंसलर हैं, होलिस्टिक हीलर हैं और क्रिया योगिनी भी हैं। तो कैसे इनकी अप्रोच शुरू हुई एक स्पिरिचुअल जर्नी से, जो इनके घर से शुरू हुई, और कैसे ये मिले पत्री जी से और कैसे जुड़े आनापाना सती से। तो आइए जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? जी, बहुत आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम हैं PSSM में। मैम, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप क्रिया योगी थे, आप क्रिया योग करते थे, प्रैक्टिस करते थे। तो कैसे आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई? क्योंकि ये घर से शुरू हुआ, आपका अपना रुझान था, तो इसके बारे में कुछ बताइए मैम। बिल्कुल। मैं जिस परिवार को बिलोंग करती हूँ, तो मेरे पापा सिविल जॉब में थे और मेरे मम्मा हाउसवाइफ थे। हमारे घर में बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि बहुत कोई आपको रिचुअल्स करने हैं, पूजा पाठ करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था हमारे घर में। लेकिन हाँ, हमारे घर में हमारे पेरेंट्स ने, जिनको कि मैं हमेशा अपना पहला गुरु मानती हूँ, उन्होंने हमारे को, जैसे कहते हैं ना, बॉडी लेवल के ऊपर एथिक्स, वैल्यूज़, वो उन्होंने हमारे अंदर बहुत कूट कूट के डाली थी। कि हम देखते थे कि हमने कभी भी पापा को अपनी पावर का मिसयूज़ करते हुए नहीं देखा। मम्मा, अगर हम बोलें तो लाइक जिनके हस्बैंड की इतनी पोस्ट हो, मम्मा बहुत डाउन टू अर्थ थे। घर में वो सर्वेंट्स के साथ भी जो है वो खुद काम करना जो है वो बहुत पसंद करते थे। तो मैं ऐसे एनवायरनमेंट में पली बड़ी हूँ। आपके फादर IAS ऑफिसर थे और हाँ आपकी जी। मदर होम मेकर थी। हाँ जी। और आपका रुझान जो है वो ह्यूमैनिटी की तरफ, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल। ह्यूमन वैल्यूज दी पहले आपको। बहुत, हाँ। तो स्पिरिचुअलिटी में वो कैसे कन्वर्ट हुआ? स्पिरिचुअलिटी के में आने के लिए भी मैं क्रेडिट जो है अपने पहले गुरु, अपने फादर को देती हूँ। एक बार मेरे पापा घर में ना ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की बुक लेकर आए। ओके। तो जिस घर में कभी हमने कुछ ऐसा ना पूजा पाठ ना कुछ हम इतना सब करते थे, तो वो जो बुक थी उसमें, अगर आपको मालूम हो, गुरुजी ने ऑरेंज कलर का जो है वो पहना हुआ था, वो देख के मैं बड़ी अट्रैक्ट हुई कि ये क्या है। और जब मैंने नाम पढ़ा योगी, तो मेरे को बड़ी टेम्पटेशन हुई उस बुक को देख के। तो वो बुक जैसे टेबल पे पड़ी थी, तो मैं थोड़ी देर उस बुक को देख रही थी। तो जब मैंने बुक को देखा ना, तो उसमें गुरुजी की आंखें ऐसे, उन्होंने आंखें ब्लिंक करी एंड आई वाज शॉक्ड, ये क्या है। तो बच्चे थे, टीनेज थी मेरी, तो मुझे लगा पता नहीं ये मुझे क्या दिख रहा है। तो मैंने अपना जो भी अपना खेल कूदने में मैं उसमें लग गई। उसके बाद क्या हुआ, लगभग 1 हफ्ते तक वो बुक मुझे अपनी तरफ खींचती थी। मैं बुक को सिर्फ देखती थी, मैं क्वेश्चन डालती थी, मुझे उस क्वेश्चन का आंसर मिलता था। वो पहला टाइम था, उस समय समझ नहीं थी। मेरा टेलीपैथिकली कॉन्वर्सेशन हुआ गुरुजी के साथ फर्स्ट टाइम। ये लगभग मेरा 1 हफ्ता चलता रहा। तो 1 हफ्ते के बाद जैसे गुरुजी ने मुझे बोला, नाउ इट्स अ राइट टाइम, ओपन द बुक, आप इस किताब को खोलिए। तो मैंने उस किताब को खोला। अब मन में आया कि आप इसको पढ़ना शुरू कीजिए। तो जब मैं उस किताब को पढ़ने बैठी, क्योंकि आपने अगर वो बुक पढ़ी हो तो देखा होगा, उसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी है एक बच्चे के हिसाब से। तो मैं कुछ कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन करके पापा को बोलती थी कि मुझे इसका मीनिंग बताओ। तो How old were you? दैट टाइम आई वाज हार्डली 13 प्लस 14 की एज में थी मैं। तो वो बोले कि आप इसको अंडरलाइन करते जाओ। तो मैं अंडरलाइन करती थी। तो वो बोले कि आप डिक्शनरी लो। तो मैं उसको पढ़ने लगी। धीरे धीरे वो मुझे कुछ कुछ समझ आने लग गया। तो जब मैं उसको पढ़ती गई, तो मुझे कभी कभी ऐसे लगता था ये कोई फिक्शन स्टोरी है जो उसमें मैं पढ़ती थी, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन समहाउ मैंने उसको पूरा, जितना मैं उस समय समझ सकी, मैं समझी और मैंने उसको पूरा कर लिया। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे पापा ने गुरुजी के, इंडिया में अगर हम कहें तो YSS योगानंद सत्संग सोसाइटी रांची में है, तो वहाँ से ना लेसन कोर्स होते थे 5.5 साल के। तो मेरे पापा ने वहाँ पे वो मेंबरशिप लिया और वो लेसन आने लगे। अब पापा लेसन पढ़ते थे तो मुझे बहुत होता था मुझे भी पढ़ना है। तो पापा बोले कि नहीं, हम ऐसे शेयर नहीं कर सकते हैं, तो आप भी इनके मेंबर बन जाओ। अब मैं सोचने लगी कि अच्छा, मैं भी मेंबर बन जाऊँ। वो लगता ही है कि यार हम इतनी स्टडी भी करते हैं और मुझे ये भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन वो टेम्पटेशन मेरे अंदर बहुत रही कि हाँ, मुझे भी करना है।
तो उसी रात को जिस दिन मैंने बहुत सोचा कि नहीं मैं ये लेसन ले लूँगी, तो मुझे रात को एक सपना आया। उस सपने में गुरुजी परमहंस योगानंद जी मेरा हाथ पकड़ के वो मुझे एक जगह पे लेके गए। तो वो कुछ ऐसा था जैसे कोई प्राचीन मंदिर से होते हैं। तो वहाँ पे मैंने एक देखा, एक बहुत ही दीवार के ऊपर महाअवतार बाबा जी की बैठे हुए हैं बड़े विशाल रूप में, मतलब वो उसमें जैसे नहीं होता एनक्रेव करी हुई सी, वो मुझे जो लगा 3D इमेज, हाँ वो मुझे वैसा दिखा। तो गुरुजी मुझे सामने लेके खड़े हो गए और गुरुजी ने उनसे पूछा महाअवतार बाबा जी से कि ये ऐसे हमारे को ज्वाइन करना चाहती है। एंड एकदम महाअवतार बाबा जी के मैंने देखा उन्होंने आंखें खोली, तो उन्होंने बोला नहीं ये नहीं ज्वाइन कर सकती। ये मेरा ड्रीम था। मैं उठी तो मुझे समझ नहीं आया ये क्या हुआ, क्योंकि जब मैं वो किताब को पढ़ी थी तो उसमें भी महाअवतार बाबा जी की पिक थी ना, तो मैं उसको देख के ना हल्का सा डरती थी, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं डरती थी। उनको वो देखती थी तो मैं कहती थी बाकी पिक्स देखती हूँ, मैं थोड़ा डरती थी। तो शायद वो मेरा डर निकाल रहे थे। तो फिर मेरे पापा ने बोला कि बेटा आपको करना है तो बताओ, मैं फॉर्म वगैरह भर देता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैंने उनको नहीं बताया कि मुझे ऐसा ड्रीम आया है, लेकिन मैंने बोला नहीं। और मैंने अपने मन में डाला कि जब तक वो मुझे नहीं कहेंगे ना तो मैं ये मेंबरशिप नहीं लूँगी, मैं आगे नहीं करूँगी। तो एक हफ्ते के बाद सेम मुझे ड्रीम आया, वैसे ही परमहंस जी मेरा हाथ पकड़ के उसी जगह पे मुझे लेके गए और उन्होंने महाअवतार बाबा जी को बोला कि स्टिल शी इज़ वेटिंग, वो दोबारा पूछ रही है। उन्होंने आंखें खोली, हंसे, बोले मैं तो इससे मजाक कर रहा था। और मैं ऐसे अरे ये कौन सा मजाक हुआ मेरे साथ? बोले मैं तो इसके साथ मजाक कर रहा था। तो फिर मैं बड़ी पॉजिटिव हुई कि हाँ मुझे जो है ये चीज़ करनी है। और उसके साथ साथ पता है क्या होता था कि जैसे मैं खेल रही हूँ तो मैं पेड़ पौधों से बातें करती थी, मुझे आंसर्स मिलते थे, लेकिन ना कभी मैं इस चीज़ को समझ ही नहीं पाई। मैं बर्ड्स से बातें करती थी, मैं समझती थी ये बर्ड्स क्या कह रहे हैं, तो मैं उनसे कम्युनिकेट करती थी और मुझे आंसर मिलते थे। लेकिन ना कभी भी मैंने इस चीज़ को मतलब ऐसे कुछ समझा नहीं कि यूनिवर्स मुझे कनेक्ट कर रहा है या मतलब ये चीज़ें क्या हैं, क्योंकि घर में कुछ इस तरीके की लर्निंग थी नहीं, तो मुझे कुछ ये चीज़ें समझ में आती भी नहीं थी। एक बारी मैंने अपनी मम्मा से पूछा था कि मम्मा एक बात बताओ, जब हम आंखें बंद करते हैं तो आपको कुछ दिखता है? तो मम्मा बोले कि नहीं, आंखें बंद करते हैं तो हम सोते हैं। तो मैं बोलती थी नहीं मुझे दिखता है। तो मम्मा बोले आपको क्या दिखता है? तो मैंने कहा मैं बता नहीं सकती हूँ, मुझे कुछ अंदर अंदर दिखता है। मैं ऐसे बोलती थी कि मुझे कुछ अंदर अंदर दिखता है, तो मुझे समझ नहीं आता था। तो मम्मा कहे अरे मेरा बेटा अच्छा तू लेट, मैं उनको वो लगता था। फिर मैंने अपनी फ्रेंड से ये बात करी कि आप जब रात को आंख बंद करते हो तो क्या आपको कुछ दिखता है? वो कहने लगी तू कैसी बातें कर रही है। तो क्या हुआ, मैं चुप हो गई, मैंने ये बातें शेयर करनी छोड़ दी। जनरली जब थर्ड आई ओपनिंग की बात होती है तो हमारे आसपास के लोगों को जानकारी नहीं होती, हाँ, तो जिस चीज़ का पता नहीं होता उसको उसका फियर जनरेट हो जाता है। लेकिन जानकारी तो मुझे भी नहीं थी। हाँ, कि ये आपके क्या आसपास है, वालों हाँ, को भी नहीं थी, तो बिल्कुल उनको नहीं आपको थी। गाइड करना नहीं आया। और मैंने क्या किया, मैं चुप रहने लग गई। फिर मेरे साथ क्या होता था कि जैसे कोई भी मेरे रिश्तेदार है, कोई भी आसपास उनकी गली में, उनके एरिया में अगर किसी की डेथ हो रही है जिसको मैं जानती भी नहीं हूँ, और मुझे ड्रीम में आते थे, वो कुछ मैसेज देते थे, कुछ बोलते थे, उनको बोलो ऐसे करें, तो मैं बड़ी ना अनईजी होती थी कि ये क्या होता है, ये लोग मुझे ऐसे क्यों कनेक्ट होते हैं। और वो मुझे मैसेज देते थे, तो कुछ तो मैं दे पाती थी और कुछ मैं नहीं दे पाती थी। बड़ा अजीब लगता है कि किसी से, तो मैं कभी कभी पूछती थी कि अच्छा आपके गली में वो थे, उनकी डेथ हुई है? तो वो बोले हाँ हाँ वो एक लेडी थी ऐसे, वो क्यों क्या हुआ? तो मैं चुप हो जाती थी। अब मैं क्या बोलूँ ना, एक बच्चे की बात को कोई इतना सीरियस मतलब कोई कैसे लेगा। ये 13-14 के थे आप? वो फिर धीरे धीरे मतलब ये सब मेरे साथ होने लगा, ये मेरे साथ होता रहा। फिर कुछ ऐसा होता था कि कोई भी इंसान मेरे पास आए ना तो मुझे कुछ दिखने लग जाता था, मतलब उसका कुछ दिख रहा है तो मैं बहुत इरिटेट होती थी कि ये मेरे को क्या होता है, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती थी कि ये मेरे साथ क्यों होता है। और मैं सोती थी तो मुझे बहुत पुरानी सी किताब नहीं होती जैसे, वो कलम से मुझे श्लोक संस्कृत के लिखे हुए, और मैं कभी कभी उठती थी तो मैं उसको बोलती हो रही थी। और मेरी संस्कृत बिल्कुल ज़ीरो है, मैं संस्कृत पढ़ी नहीं क्योंकि मेरी क्लासेस जंप हुई नहीं है, तो मैं संस्कृत पढ़ी नहीं।
तो मेरे को समझ नहीं आता था ये मेरे साथ क्या हो रहा है, और मुझे ये भी नहीं समझ आता था मैं पूछूं किससे, मैं ये बात किससे करूं, मैं किससे ये चीज़ें बोलूं कि मुझे ऐसे होता है, मुझे वैसे होता है। और इसके साथ ना जो मेरा टीनेज था या जो मेरा यंग एज था, मैं बहुत ही नॉटी, पढ़ाई में नंबर 1, स्पोर्ट्स में नंबर 1, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में, तो मेरी एनर्जी वहाँ बहुत रहती थी। मतलब मैं इस चीज़ को किसी तरीके से साथ साथ लिए जा रही थे। हाँ। बड़ी ही इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग जर्नी है आपकी टीनेज की। अब धीरे धीरे जब मैं परमहंस योगानंद जी का जब मैंने लेसन कोर्स शुरू किया 5.5 साल का, तो उसमें मुझे काफ़ी नॉलेज मिलने लग गई। मेरी जो मुझे लगता था ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, जिसका आंसर मुझे नहीं मिल रहा था, तो वो काफ़ी चीज़ें मेरे सामने, वो लेयर्स खुलनी शुरू हो गई, मुझे समझ में आना लग गया। और मतलब हाँ, कुछ ऐसा लगता भी था कि काश गुरुजी मेरे पास होते तो हम उनसे पूछ पाती। लेकिन मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र मेरा रहा परमहंस योगानंद जी के साथ। मैं जो प्रश्न पूछती थी ना, मुझे उसका आंसर मिलता था। मैं जो विजडम भी पूछती थी कि मुझे उसका मीनिंग चाहिए, मुझे वो आंसर मिलता था। आप सोचेंगे आंसर कैसे मिलता था, तो आप तो खुद ध्यानी हैं, आप जानते ही हैं, लोग जानना चाहेंगे। मुझे बहुत इंट्यूटिव मैसेजेस आते थे, और कभी कभी जब मैं ध्यान में बैठती थी तो मैं महसूस करती थी गुरुजी मेरे साथ बैठे हैं और वो मुझे पूरी विजडम समझाते थे। तो ये मेरा सफ़र बहुत ही खूबसूरत रहा, बहुत ही खूबसूरत रहा। लेकिन मैं ये बोलूँगी, मैंने इस सफ़र को सिर्फ अपने तक रखा, मैं अपने तक रखती थी, मैं इसको कभी किसी के साथ शेयर नहीं करती थी, बस उस ज्ञान को अपने तक रखती थी। फिर मेरी मम्मा को थोड़ा हुआ, नहीं अब शादी कर देनी चाहिए, तो जबकि उस टाइम अगर मैं कहूँ तो येस, आई वॉज नॉट रेडी टू गेट मैरिड, मैं बिल्कुल भी शादी के लिए मैं तैयार नहीं थी। लेकिन मेरी मम्मा समहाउ शी मैनेज्ड, उन्होंने मुझे थोड़ा इमोशनली भी वो कर दिया कि मैं आगे पढ़ना चाहती थी, मैं पढ़ना चाहती थी और आगे पढ़ना चाहती थी। लेकिन मेरी मम्मा ने मुझे थोड़ा कन्विंस किया कि नहीं, चलो आप अभी शादी कर लो। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत मेरा एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ हुआ। वाह। और वो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब मैं सबके सामने अगर कहूँ, हमने कई बार ही सुना है हर आदमी के पीछे एक औरत होती है। यस। तो मैं ये कहूँगी, आज मैं मतलब प्रोफेशनल लेवल पे भी जो हूँ और स्पिरिचुअल लेवल पे भी जो हूँ, जो मैंने जीवन में अचीव किया है, मेरी सोल की बैकबोन मेरे हस्बैंड है। वंडरफुल। उन्होंने, मतलब मैं सच कहूँ ना अगर, तो कभी कभी मैं सोचती हूँ ना, वो मुझे हस्बैंड कम लगते हैं, सबसे अच्छे मेरे वो दोस्त हैं। वो एक भाई की तरह मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, एक फादर की तरह मेरा ध्यान रखते हैं, और हाँ, हस्बैंड की तरह हमारी लड़ाई झगड़े भी होते हैं। उसके बिना स्पाइस ऑफ लाइफ। यस, स्पाइस ऑफ लाइफ, उसके बिना तो फिर आनंद ही नहीं है जी। तो जब ये मेरे जीवन में आए तो मैंने इनको बोला कि मैं ऐसे अपनी जो है मेडिटेशन की, मैं रात को प्रैक्टिस करती हूँ। इन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया, बोले कि हाँ आप कीजिए, आप करो। तो क्योंकि मैंने बोला कि मुझे भी आगे और पढ़ना भी है, तो उन्होंने बोला कि आप जो है बिल्कुल अपना पढ़ाई पूरी कीजिए, आपको किसी, और मेरे ससुराल वालों ने भी कभी मेरे को किसी चीज़ से मना नहीं किया। मेरे मदर इन लॉ, अगर मैं बोलूँ तो ख़ास करके मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे, बच्चों की तरह रखते थे। मुझे कहते थे तू बैठ जा, और मुझे गरम गरम रोटियां बना के खिलाते थे। मतलब कि हाँ आप पढ़ो, आपको पढ़ना है आप पढ़ो, आपको जो करना है करो। तो मुझे कभी ऐसा ना लगा ही नहीं कि वो मम्मी का घर और ऐसा। हाँ, बाकी छोटी मोटी बातें देखो हर घर में होती ही हैं, लेकिन वो गुरुजी का जो विजडम था वो मैं प्रैक्टिकल रूप से अपने जीवन में जीती थी। मैंने उसको हर रिलेशन में, अपनी पढ़ाई में, हर तरफ मैंने उसको रखा। उस विजडम का कुछ क्रक्स अगर आप शेयर कर पाए हम सबसे। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले जो मैंने एक चीज़ जो गुरुजी के लेसन्स पढ़ के समझी थी, वो मैंने ये समझी थी कि हम सबको करना क्या है, हमें सेल्फ रियलाइजेशन पे जाना है। अगर मैं सेल्फ रियलाइजेशन को बहुत सिंपल शब्दों में बोलूँ तो बॉडी, माइंड और सोल लेवल के ऊपर जो है आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो वहाँ मेरे को एक ये चीज़ समझ आई कि ये जो सेल्फ रियलाइजेशन है, इसको पाने के दो ही पहलू हैं।
एक तो है एक्सपेंशन ऑफ योर कॉन्शियसनेस और दूसरा है योग। योग बोलें तो यूनियन। अब यूनियन किसके साथ? तो वो गॉड बोल लीजिए, जो हमारा सोर्स है उसके साथ आप समझ लीजिए। फिर मैंने देखा कि जो एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस है वो सिर्फ मेडिटेशन से नहीं होती है या सिर्फ विजडम लेने से नहीं होती है। वो कहते हैं ना श्रवण मनन मंथन। आप जो विजडम ले रहे हैं उसको अब आपको अपने बॉडी, माइंड और सोल लेवल के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। ट्रू। अपने हर जीवन के हर पहलू में आप पढ़ रहे हैं, आपका प्रोफेशन है, मैंने मदरहुड में अपने हर रिश्ते के अंदर मैंने उसको निभाने की जो है वो मैंने कोशिश करी कि हाँ मुझे इस चीज़ को जो है किस तरीके से लेना है। और जहाँ तक बात रही यूनियन विद गॉड, तो वो मुझे समझ में आया कि एक सीढ़ी की तरह मैं इस बात को समझ पाई कि ईगो कॉन्शियसनेस से हमें पहले सोल कॉन्शियसनेस पे जाना है, सोल से फिर हमें कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के ऊपर जाना है। तो यहाँ पे मुझे ये समझ में आया कि जो सबसे ज़्यादा हम दलदल में गिरते हैं वो हमारी ईगो है। तो वो जो लर्निंग थी, उस लर्निंग ने विद द ग्रेस ऑफ गुरुजी मुझे इतना रिफाइंड करना शुरू कर दिया कि मैं हर समय एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में रहती थी। मैं देखती थी, ऐसा नहीं है कि मैंने गलतियां नहीं करी हैं, लेकिन मैंने अपनी गलतियों से सीख ली है और मैंने ये कोशिश करी है कि मैं उस गलती को दोबारा रिपीट मत करूं। तो अगर हम दोस्तों अपने जीवन में जो भी हम विजडम लेते हैं, वो विजडम सिर्फ अगर हम मेडिटेशन या किताबें पढ़ने तक नहीं रखेंगे जी, हम उसको जब इम्प्लीमेंटेशन पे रखते हैं तो हाँ हमारे हर मतलब किस हर फील्ड के अंदर मैं बोलूँगी कि हम बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ने लग जाते हैं। नहीं तो वो इन्फॉर्मेशन ही रह गई और वो बिन में जाके ढक जाएगी और वो किसी यूज की नहीं है। ये तो वही है ना, रिकॉर्ड प्लेयर खरीद लिया, बजाया नहीं बस तो उसको बजाते रहना। हमने तो ह्यूमन बीइंग बन के भी अगर हमने ध्यान सीखा और सिखाया नहीं तो फिर दोबारा आना पड़ेगा। जैसे हम लोग दोबारा आए हैं, पत्री जी के साथ एसोसिएट हुए हैं, तो बड़ी खूबसूरत जर्नी आप शेयर कर रहे हैं। तो मैम मैं जानना चाहूँगी आपसे कि एक ध्यानी जब माँ बनती हैं तब उनके अनुभव और कैसे खुलते हैं? बिल्कुल, जब मैंने ये डिसीज़न लिया कि हाँ अब मैं माँ बनने के लिए तैयार हूँ, तो डिसीज़न तो मैंने ले लिया था, लेकिन मेरे अंदर बहुत भय था, मेरे को बहुत डर लगता था। तो मैंने काफ़ी कोशिश करी थी उस भय को अपने अंदर से निकालने के लिए, लेकिन नहीं, मैं उस डर को नहीं निकाल पाती थी। मुझे लगता था मतलब दुनिया का सबसे मुश्किल काम है यू नो टू गिव बर्थ टू अ बेबी। सो आई वॉज नॉट मेंटली प्रिपेयर, जबकि मैं कर रही थी। तो क्या हुआ कि जब मैंने कंसीव कर लिया तो बहुत सब घर में बहुत खुश हुए, मतलब मेरे ससुराल में मेरे पेरेंट्स भी, मैं भी खुश थी, लेकिन वो डर था मेरे अंदर। ये एक बात मैं दर्शकों से बहुत खुल के शेयर करना चाहती हूँ। और उस डर का नतीजा ये हुआ कि आई हैड मिसकैरेज। तो जब मेरा मिसकैरेज हुआ तो मैं बहुत मतलब एक ना लो स्थिति में चली गई, एकदम ईगो कॉन्शियसनेस के ऊपर चली गई। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि पता नहीं मैं इतना डरती थी, इस वजह से ऐसा हुआ। तो क्या होने लगा कि जो वो बेबी की सोल थी ना, वो मुझे कनेक्ट होने लग गई। और उस बेबी सोल ने मुझे बोला कि मम्मा आप फियरलेस बनो, मैं इतने डर में नहीं रह सकती, आप फियरलेस बनिए। तो आप मानेंगे मैंने अपने ऊपर और काम करना शुरू किया। मैंने उस डर को अपने अंदर से निकाला और फिर लगभग 2-2.5 साल के बाद मतलब मैंने कहा कि अब मैं माँ बनने के लिए तैयार हूँ। तो जब मेरे कंसीव किया तो बहुत मैं अपनी सोच तो बदल चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में कुछ चीज़ें थी, हमें लगता है लेकिन वो रहती ही हैं। तो उसका नतीजा ये रहा कि जो मेरे 9 महीने का टाइम था वो मेरा बहुत ही क्रूशल रहा। मतलब मैं 1 हफ्ता हॉस्पिटल होती थी, कुछ घंटे के लिए घर आती थी, फिर मुझे जाना पड़ता था, कुछ ऐसा मेरा सिलसिला चला। लेकिन उस दौरान जो मेरी बेबी की जो सोल थी ना, वो मुझे कनेक्ट होती थी और वो मुझे बहुत कुछ बताती थी। तो उसका और मेरा कम्युनिकेशन जो है मतलब मैं शायद ना एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ कि किस लेवल पे उसका मेरा कम्युनिकेशन होता था, मेरे साथ कैसे कैसे उस बेबी के एक्सपीरियंस होते थे। और करते करते चलिए मेरा समय निकला और इवेंचुअली मैंने अपनी बेबी को बर्थ दिया। तो मेरी बेबी गर्ल हुई
और बहुत ही हमारे घर में तो एक ऐसा था, मतलब पूरा हमने तो हॉस्पिटल ही ना जैसे कि एक सेलिब्रेशन थी। और मेरी जो डॉक्टर थी वो इतनी, क्योंकि उन्होंने एक माँ की तरह पूरी मेरी जो है 9 महीने उन्होंने बहुत केयर मेरी करी थी। तो जब मेरी बेटी हो गई तो मैंने ये डिसीज़न हमने लिया कि बस हम अपना 1 बेबी ही जो है करेंगे और पूरा ध्यान जो है हम इसी के ऊपर देंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ सोचा हुआ है तो फिर हम उससे बियॉन्ड तो हम कभी रह ही नहीं सकते हैं। तो उसके बाद मेरा बेटा भी हुआ और वो मेरे लिए एक सरप्राइज ही था। वो मेरे लिए एक सरप्राइज ही था क्योंकि मैं जैसे बिल्कुल मीठा नहीं खाती थी, तो मैं अचानक से बहुत मीठा खाने लग गई। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं इतना मीठा क्यों खा रही हूँ, एंड आई वॉज गेटिंग माई पीरियड्स। तो मैंने अपनी गायनिक को फ़ोन किया, वो बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है कि बेबी बर्थ के बाद इतना आपके ये चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन एक दिन मैंने इनको बोला कि नहीं मुझे ना कुछ अजीब लग रहा है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जब मैं डॉक्टर के पास गए और जब उसने मुझे बताया तो मैंने रोना शुरू कर दिया वहाँ पे। वो बोली पूनम आप रो क्यों रहे हो? मैंने कहा मैं इसलिए रो रही हूँ, आपको पता नहीं है मेरी क्या हालत हुई थी, मैं 9 महीने उस पर थी। वो बोली हेलो, ये सोनोग्राफी में देखो आपका बेबी, आप बिल्कुल ठीक हो, आपको कुछ भी नहीं हुआ। तो वो भी मेरे लिए एक मतलब मैं कहूँगी यूनिवर्स ने मुझे एक लर्निंग दी। ट्रू। तो जब मेरे दोनों बच्चे हो गए तो मैं क्या करती थी, मैं रात को लगभग 2-2:30 बजे मैं अपना क्रिया योग का प्रैक्टिस करती थी। तो एक बारी मैं प्रैक्टिस कर रही थी तो मैंने क्या देखा, मतलब कि मैं तो ऊपर हूँ, मैं अपने कमरे में ऊपर हूँ, मैं सोफे पे बैठ के कर रही थी और मैं सोफे पे देख रही हूँ तो मैं बैठी हुई हूँ। अब मैं ऊपर हूँ, मैं नीचे हूँ, मैं कहाँ हूँ? एंड देन आई रियलाइज्ड कि ये क्या है। तो मैंने जब आंखें खोली तो मैंने ये डिसीज़न लिया कि नहीं, मुझे मेरा मदरहुड एंजॉय करना है, क्योंकि मैंने बच्चों के पीछे मैंने अपना करियर भी छोड़ा कि नहीं अब मुझे काम नहीं करना, मुझे मदरहुड एंजॉय करना है। नाउ व्हाट टू डू, नाउ व्हाट नेक्स्ट, क्या करूँ मैं? देन आई रोट अ लेटर टू दी देन प्रेजिडेंट दया माता जी। मैंने उनको लेटर लिखा और मैंने उनको बोला ऐसे ऐसे कि मैं अपना मदरहुड एंजॉय करना चाहती हूँ, तो मैं इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाऊँगी, लेकिन चलो जो मैं करती हूँ और मैं गुरु जी की विजडम को, जो परमहंस जी की मेन विजडम है, मैं उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करूँगी। तो मुझे वहाँ से बहुत खूबसूरत लेटर आई, जवाब आया, जो मैंने आज तक संभाल के रखा हुआ है। और उन्होंने मुझे कहा कि येस प्लीज़ गो हैड, एंजॉय योर मदरहुड, आप जितना कर सकते हैं आप कीजिए। तो वो एक समय ऐसा आया कि मैंने अपने को मदरहुड के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व कर दिया था। Beautiful. So you had that out of body experience and you chose to be in the earthly motherhood, and you said because I wanted to enjoy my motherhood and I don't right. want to make it a case कि मैं इतनी कहीं ऐसी ना हो जाऊं, क्योंकि देखिए क्या होता है जब हम आध्यात्मिकता में आगे बढ़ते हैं ना, तो पता है बैलेंस भी हमें समय के साथ साथ आता है। Yes. तो मुझे लगा ऐसा मत हो कि जो 2 आत्माएं मैं लेकर आई हूँ उनकी भी जिम्मेदारी मैं उन पे ध्यान ना दूं जी। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये मुझे करना है। वंडरफुल वंडरफुल पूनम जी, तो आपकी हमने एक बच्चे से लेके टीनेजर से लेके और यूथ से लेके एक मदरहुड तक की जर्नी को इस एपिसोड में थोड़ा सा संजोया है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, दर्शकों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो ये एपिसोड को अब हम विराम देना चाहेंगे और इसी को हम कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी आपकी जर्नी शुरू हुई है और हम चाहते हैं कि हम पूरा लाभ ले सकें आपकी जर्नी से। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो दर्शकों, हम हैं PSSM की इस श्रृंखला में पूनम जी के साथ हमने जाना कि कैसे ध्यानी होके आप एक अच्छी पत्नी बन सकती हैं, एक अच्छी ह्यूमन बीइंग, एक अच्छी मदर, और कैसे इन दोनों तत्वों को हमें बैलेंस करना है। तो इसी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।